खम्मा गण बच्चों, कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की ऑफलाइन क्लास यानी फिजिक्स की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रिज्म की जानकारी, और प्रिज्म अपवर्तन सूत्र को हम निकालेंगे और प्रिज्म का हम वर्ण विक्षेपण भी ज्ञात करेंगे। तो मैं आपका राम सर और शुरू करता हूँ आपकी नई क्लास। ये रहा मैं, और आगे क्लास आपकी शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम प्रिज्म की ओर कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म क्या नहीं है। प्रिज्म की डेफिनेशन की ओर हम सबसे पहले बढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रिज्म क्या है। तो दोस्तों, प्रिज्म तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार फलकों से बना एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है ये? तीन आयताकार फलक। ये रहा तीन आयताकार, 1, 2 और 3। ये तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार फलकों द्वारा निर्मित हुआ है। किसके द्वारा? तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार फलकों द्वारा बना पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा? प्रिज्म। क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रिज्म। तो प्रिज्म के दो फलकों के मध्य बने कोण को हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहेंगे। ये रहा प्रिज्म, और इन दो फलकों के मध्य जो बना कोण है, ये कौन सा कोण कहलाएगा? हमारा प्रिज्म कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिज्म कोण। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र ज्ञात। और वह सूत्र क्या है और क्या नहीं है, अभी मैं आपको ज्ञात करके बताता हूँ। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन सूत्र क्या ज्ञात करना है? प्रिज्म द्वारा अपवर्तन सूत्र। तो सबसे पहले हम करेंगे त्रिभुज का निर्माण। क्या करेंगे? यहाँ पर हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं एकदम और फटाफट तरीके से। के मध्य हम खींचेंगे यहाँ पर जो क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। क्या खींचेंगे? अभिलंब। और इस किरण को हम आगे की ओर भी बढ़ाएंगे। ये हम आगे की ओर यहाँ इस किरण को हम बढ़ा रहे हैं। इस किरण को भी हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पर हम क्या खींचेंगे? अभी हम यहाँ पर खींचेंगे अभिलंब। ये रहा अभिलंब। और यहाँ पर भी हम खींचेंगे अभिलंब। ये रहा वैश्विक रूप से अभिलंब। क्या हमारा अभिलंब दोनों समान प्राप्त हो रहा है? क्या दोनों एक ही लाइन में प्राप्त हो रहा है? हाँ सर, ये एक ही लाइन में लगभग प्राप्त हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी जो बिंदु स रेखाओं को हम दर्शाने वाले हैं, ताकि हमें पता चले कौन सा बिंदु क्या है और कौन सा बिंदु क्या नहीं है। सबसे पहले इस त्रिभुज का नामांकन करके बताता हूँ कि ये त्रिभुज हैं ABC। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC। और जो ये प्रकाश की किरण आ रही है वो किस माध्यम से आ रही है? वो विरल माध्यम से आ रही है। किस माध्यम से? विरल माध्यम से आ रही हैं। और सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। किस माध्यम में? सघन माध्यम से होते हुए ये वापस विरल माध्यम में चली जाती हैं। ठीक है। और ये किरण हो जाएगी हमारी आपतित। कौन सी हो जाएगी? ये किरण आपतित। और ये किरण हो जाएगी हमारी निर्गत किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी? निर्गत किरण। ये हमारी निर्गत किरण होगी। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा कोण बनेगा और कौन सा कोण यहाँ पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये अभिलंब खींचा है, तो इस अभिलंब का ये कौन सा कोण कहलाएगा? ये कोण आई कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? कोण आई। और यहाँ पे जो कोण प्राप्त हो रहा है वो कौन सा प्राप्त होगा? यह कोण आर प्राप्त होगा। यहाँ पर कौन सा कोण प्राप्त होगा? कोण आर। और इसमें हम कोण R1 लेंगे। कारण है कि यहाँ पर भी एक R बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचा गया है वैश्विक रूप तरीके से। ठीक है बच्चों और दोस्तों? ठीक है सर। और इस बिंदु का हम नामकरण करेंगे, तो इस बिंदु को हम Q दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? Q। और इस बिंदु को हम क्या दर्शाएंगे? इस बिंदु को हम R दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? R। और इस को हम दर्शाएंगे कोण E। क्या दर्शाएंगे? कोण E। और यहाँ पर हो जाएगा कोण R2। क्या हो जाएगा? कोण R2। और इस बिंदु को हम दर्शाएंगे कोण D। यानी कि ये जो अभिलंब दोनों आपस में मिल रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पर हम किस बिंदु को दर्शाएंगे? कोण D को दर्शाने वाले हैं। किसको दर्शाने वाले हैं? कोण D को। और यहाँ पर दर्शाने वाले हैं कोण E को। किसको? कोण E को। और यहाँ पर जो हम कोण बनता हुआ नज़र आ रहा है हम दोनों को, हम सबको, यहाँ पर डेल कोण बनेगा। कौन सा बनेगा? डेल कोण। और इस कोण का क्या नाम होगा? इस कोण का नाम होगा विचलन कोण है। ये कौन सा कोण है हमारा? ये हमारा वैश्विक रूप से ये हमारा विचलन कोण हमें प्राप्त हो रहा है।
तो अब हम देखते हैं कि अब हमें कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे ज्ञात नहीं करेंगे। अब हम कोण देखेंगे, ये कोण हम ज्ञात करेंगे। तो ये कोण हमारा क्या प्राप्त होने वाला, ये कोण हमारा प्राप्त होने वाला है I माइनस R1, I माइनस R1 घटाने पर हमें I माइनस R1 सॉरी I में से R1 घटाने पर हमें ये कोण प्राप्त होता है, क्योंकि ये हो गया बहिर्कोण, ये हो गया आंतरिक कोण। तो आपको ये त्रिभुज के नियम तो पता ही होने चाहिए। और ये हो गया E, तो हम क्या करेंगे कि ये जो कोण E है, इस E कोण में से हम R2 को घटाएंगे, तो अब हमें ये कोण ERD प्राप्त होगा। और ये कोण हो गया EQD। EQD कैसे प्राप्त होगा कि कोण I में से कोण R1 को हम घटाएंगे। और कोण ERD कैसे प्राप्त होगा कि कोण E में से कोण R2 हम घटाने वाले हैं। क्या घटाने वाले हैं? R2। उम्मीद करता हूँ कि ये चित्र आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये चित्र आप देख लें एक बार वापस, समझ में ना आए इसमें, यदि आपको समझ में और न आए तो आप मुझे वापस पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूँ। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे कि चित्रानुसार प्रिज्म के AB पृष्ठ पर आपतित प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। ये प्रकाश की किरण आई, ये विरल माध्यम हो गया, इस सघन माध्यम में प्रवेश किया तो अभिलंब की और वापस ये मुड़ गई तथा प्रिज्म के सरल रेखीय पथ में गमन करती है। ये देखो दोस्तों, सरल रेखीय पथ है, ये एकदम सीधा पथ है इसका। तो तत्पश्चात ये AC पृष्ठ है, जो ये देखो दोस्तों, ये AC पृष्ठ है। इस AC पृष्ठ से पुनः ये वापस किरण निकल जाती हैं। कौन सी किरण निकल जाती हैं? ये AC किरण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। तो ये थोड़ी सी अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ये देखो, ये अभिलंब है और इस अभिलंब के थोड़ी सी दूर हट जाती हैं। आपको ये समझ में आ गई इसकी थ्योरी? यस सर। एक बार और पढ़ लें कि चित्रानुसार प्रिज्म के AB पृष्ठ पर आपतित प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। किस माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं तथा प्रिज्म में सरल रेखीय पथ में गमन करती हैं। जब प्रिज्म में ये प्रवेश करती हैं तो उसके अंदर ये सरल रेखीय पथ को चुनती हैं और उसमें गमन करती हैं। तत्पश्चात ये पृष्ठ AC पर सघन माध्यम से वापस विरल माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं ये प्रकाश की किरण। तो ये अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम कि अब हम लेंगे अतः चतुर्भुज AQDR में। अब हम कौन सा चतुर्भुज लेंगे? AQDR। ये रहा हमारा चतुर्भुज AQDR। आपको चतुर्भुज के नियम में पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो A प्लस Q प्लस D प्लस R बराबर 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री। यस, पता है आपको। फिर हमने देखा उस चित्र के अंदर तो कि कोण Q और कोण R हमने देखा, तो हमें कोण Q बराबर कोण R प्राप्त होता है और Q बराबर R है, वो भी 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? ये कोण Q है, ये रहा कोण Q, ये कोण R रहा। क्या अभिलंब आने के कारण ये हमें 90 डिग्री प्राप्त नहीं हो गया? क्या ये 90 डिग्री नहीं है क्या? और ये भी 90 डिग्री नहीं है? हाँ सर, ये 90 डिग्री। तो A प्लस 90 प्लस D प्लस 90 बराबर 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? 90 डिग्री और 90 डिग्री को जॉइंट करेंगे तो A प्लस D प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री और A प्लस D बराबर 180 डिग्री। कितना डिग्री प्राप्त होता है? 180 डिग्री हमें प्राप्त होता है। कि यदि हम कोण A और कोण D को यदि जोड़ते हैं तो अब हमें इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री प्राप्त होता है। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? अब हम कोण लेंगे QDR। कौन सा कोण लेंगे? QDR। अब हम कोण QDR में हमने देखा और देखते हैं कि त्रिभुज QDR में यहाँ पर मैं चित्र भी लगवा दूंगा और आप उस चित्र में देख लेना। R1 प्लस R2 प्लस D बराबर 180 डिग्री। आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। और यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे? इसी समीकरण 1 व समीकरण 2 से
समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि यहाँ पर भी 180 डिग्री और यहाँ पर भी 180 डिग्री हमें प्राप्त हुआ है या मिला है। R1 प्लस R2 प्लस डी बराबर A प्लस डी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी पॉजिटिव का डी है और यहाँ पर भी पॉजिटिव का डी है, तो इस डी से इस डी को हम कैंसिल आउट कर देंगे और अब हमें प्राप्त हो जाएगा कि R1 प्लस R2 बराबर A। क्या है कि R1 और R2 को जोड़ेंगे तो A के बराबर हमें मान इसका प्राप्त होगा, जो आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा ये समीकरण नंबर 3। तो बढ़ते हैं आगे और आगे हम देखते हैं कि त्रिभुज QER का बहिष्कोण लेंगे हम। क्या लेंगे? बहिर्कोण। क्या लेंगे? त्रिभुज QER का बहिष्कोण लेंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल बराबर I माइनस R1 कोष्टक प्लस और वापस कोष्टक E माइनस R2। अब हम इसको हल करेंगे। डेल बराबर I का I माइनस R1। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके चिन्ह को खोल देंगे, ये प्लस का चिन्ह है तो ये एज इट इज आ जाएगा प्लस ई का प्लस ई और माइनस R2। क्या आ जाएगा? माइनस R2। अब हम क्या देखते हैं कि डेल बराबर I प्लस ई माइनस R1 माइनस R2। क्या करेंगे? I को यहाँ पर I और पॉजिटिव को यहाँ पर पॉजिटिव देंगे प्लस ई माइनस R1 माइनस R2। ये हो गया अपनी जगह पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि माइनस को हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? माइनस को कॉमन, कि I प्लस ई हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? माइनस को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो माइनस की जगह पर कॉमन आ गया बाहर और R1 माइनस R2। क्या अब हमें कहीं पे दिख रहा है ये चीज़? यस सर, ये हमें चीज़ समीकरण नंबर 3 में दिखाई दे रही है कि R1 और R2 को जोड़ने पर हमें A का मान प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? A का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हमें क्या प्राप्त हो गया कि I प्लस ई माइनस ए, I प्लस ई माइनस ए, और इसको हम ले लेंगे और इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, समझ में आ गया आपको? समीकरण नंबर ये हमने 4 रख दिया है इसका नाम। और आगे की ओर देखते हैं। आगे हम देखते हैं न्यूनतम विचलन। क्या देखते हैं? न्यूनतम विचलन की स्थिति। न्यूनतम विचलन की स्थिति। और इस न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम देखते हैं कि I बराबर E किसके बराबर है? वापस I के ही बराबर है। और R1 है वो किसके बराबर हैं? R2 के। और ये दोनों किसके बराबर हैं? R के बराबर हैं। और मतलब डेल को हम लिखेंगे डेल M। क्या लिखेंगे? डेल को हम डेल M लिखेंगे। और ये सारा प्रोसेस हम किसके अंदर गुजार देंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में, समीकरण नंबर 3 में हम क्या देते हैं कि R1 प्लस R2 बराबर A यहाँ पर प्राप्त हुआ था हमें, तो अब इसकी जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर भी R प्लस R बराबर A। और यहाँ पर R प्लस R हो गया 2R बराबर A। अब हम R का मान ज्ञात करेंगे तो R यहाँ पे रखेंगे और A का कर 2 का कर देंगे पक्षांतरण, तो हो जाएगा R बराबर A बट्टे 2। R बराबर A अपॉन 2। क्या आ जाएगा? R बराबर A अपॉन 2। और ये वैल्यू है हम कहाँ लिख देंगे? समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। कहाँ पे रख देंगे? यहाँ पर। अब हम पहले समीकरण नंबर 4 लेते हैं और समीकरण 4 में ये रखेंगे नहीं, समीकरण 4 में। और वही मान हम समीकरण नंबर 4 में भी अप्लाई करेंगे कि समीकरण ये 4 क्या था? यहाँ पर डेल था, डेल की जगह पर डेल M लिखेंगे और I और E की जगह पर I लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। समीकरण नंबर 4, और समीकरण नंबर 4 में हम देखते हैं कि डेल M बराबर I प्लस I माइनस A। और I प्लस I को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 2I माइनस A। 2I माइनस A प्राप्त हुआ हमें। और डेल M प्लस A बराबर 2I हमें प्राप्त हुआ है। यस सर, 2I प्राप्त हुआ है। फिर हमने यहाँ पर I को रखा और डेल M प्लस A बट्टे 2। हमें I के स्थान पर क्या मान प्राप्त हुआ है? डेल M प्लस A बट्टे 2।
ये प्राप्त हुआ है मान, ठीक है सर, ये आपको मान हमें प्राप्त हुआ है। अब हम कौन सा नियम लगाएंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर स्नेल का नियम, क्योंकि ये किरण थी प्रकाश की, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी। जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं कभी भी, तो वहाँ पर स्नेल का नियम लगेगा। क्या लगेगा? स्नेल का नियमानुसार। तो ये इसका नियम क्या बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर वो μ/1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? μ/1 के बराबर। और अभी हमने देखा कि आई का मान क्या है, तो साइन आई का मान ये रहा, बी समीकरण। तो साइन आई के स्थान पर हो जाएगा डेल एम प्लस ए बट्टे 2 कोष्टक बंद और बट्टे वापस बड़ा वाला, और साइन आर के स्थान पर कौन क्या आ जाएगा वैल्यू? आर के स्थान पर आ जाएगा a/2। क्या आ जाएगी? a/2 और बराबर में μ/1। क्या आ जाएगा? μ/1। और यही है प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र। क्या है ये? और यही हमारा है प्रिज्म, और यही हमारा क्या है? प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र। ये क्या है? प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र है। क्या है ये? प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र। तो किस किस को ये प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र समझ में आ गया है? और जिसको समझ में नहीं आया है वो कमेंट करें और वापस पूछें कि सर आप वापस समझाओ। ठीक है, मैं लगातार इन वीडियो को टॉपिक्स वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टॉपिक्स वाइज। अब हम इसका देखते हैं न्यूनतम विचलन कोण देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? ये डेल एम। क्या हो जाएगा? डेल एम। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि सेम टू सेम कि साइन कोष्टक डेल एम प्लस a/2 कोष्टक बंद वापस बड़ा वाला बट्टा साइन कोष्टक a/2 कोष्टक बंद बराबर में हो जाएगा μ/1। यहाँ पर हम देखेंगे कि थीटा के अल्पमान हेतु किसके लिए? अब हम थीटा का अल्पमान लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? अल्पमान। तो साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर वैश्विक रूप से थीटा, यानी कि यहाँ से हम साइन को एक तरीके से गायब करेंगे। क्या करेंगे? साइन को एक तरीके से गायब, यानी कि यहाँ पर हम साइन की आवश्यकता नहीं करेंगे। साइन थीटा को हम नहीं लेंगे, उसकी जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ थीटा को लेने वाले हैं। तो जैसे ही हम थीटा को लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डेल एम प्लस a/2 बड़ा वाला बट्टा और a/2 और हम देखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम a प्लस डेल एम बट्टे a बराबर μ/1। ये हो गया हल? यस सर, ये हल हो गया। जहाँ तक हल होता है वहाँ तक आपको हल करते जाना है। तो इसको मैं क्या करूँगा? वज्र गुणन करवाऊँगा। वज्र गुणन करने पर क्या करेंगे? वज्र गुणन करेंगे। और जैसे ही हम वज्र गुणन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a प्लस डेल एम बराबर μ/1 गुणा a। क्या हो जाएगा? गुणा a। और जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि a को हम एक साइड पे ले आते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। डेल एम बराबर μ/1 a माइनस a। क्या करेंगे? a माइनस a। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये a तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इसके साथ है माइनस a। तो अब हम देखते हैं कि डेल m बराबर a को यदि हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉमन। तो यहाँ से आपको देखेंगे a यहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा μ/1 ओनली एंड ओनली, और a की जगह पर आ जाएगा 1। और यहाँ पर जैसे ही हम a को हटाते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 1। क्या बच जाएगा? 1। और कुछ नहीं बचेगा और कोष्टक बंद हो जाएगा, यानी कि डेल m बराबर a μ/1 माइनस 1। ये हो जाएगा इसका ये सूत्र। क्या हो जाएगा? सूत्र डेल m का। यानी कि न्यूनतम विचलन कोण यदि आपको पूछ ले प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को सिद्ध करते हुए न्यूनतम विचलन कोण को समझाइए। ये एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। 100 में से 100% मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। वो क्या कहाँ पर? 2022 में। कहाँ पर? 2022 के फिजिक्स के पेपर में आ चुका है ये वार्षिक परीक्षा में।
ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा। तो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट व्यू की ओर और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण या वर्ण विपत्थन। हम इस तीनों नाम में से किसी भी नाम को बुला सकते हैं और एग्ज़ाम में भी तीनों में से कोई एक नाम ही आपको देखने को मिलेगा मोस्टली तरीके से। तो हम इसको पढ़ना और बढ़ना शुरू करते हैं। ये पूरी की पूरी थ्योरी ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? श्वेत प्रकाश, यानी कि सूर्य से आने वाला प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो अपवर्तन के पश्चात श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। किसमें विभक्त हो जाता है? अवयवी रंगों में, यानी कि अनेक रंग में विभक्त हो जाता है। और इसी परिघटना को क्या कहेंगे? वर्ण क्षेपण। क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण। या इसी परिघटना को क्या कहेंगे? परिक्षेपण। और या इसी घटना को क्या कहेंगे? वर्ण विपतन। क्या कहेंगे? वर्ण विपतन। इसमें से आप कोई भी बोल सकते हो नाम। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो श्वेत प्रकाश आ रहा है कहीं से भी अनंत दिशा में से, वो यहाँ पर सीधे गुजर जाता है प्रिज्म से, यानी कि विरल माध्यम से ये आया, सघन माध्यम में गया और वापस ये विरल माध्यम में चला गया। जैसे ही ये प्रिज्म में एंटर किया तो इस प्रिज्म के अंदर ही इसके मुख्य रूप से 7 रंग विभक्त होने शुरू हो गए हैं। पहला हो जाएगा लाल रंग, रेड रंग, और दूसरा हो जाएगा ऑरेंज यानी कि ऑरेंज रंग, और तीसरा हो जाएगा येलो रंग, और चौथा हो जाएगा ग्रीन रंग, और 5वां रंग हो जाएगा आईलेट यानी आसमानी रंग, और छठा रंग हो जाएगा हमारा बैंगनी रंग। क्या हो जाएगा? बैंगनी। यानी कि सबसे पहले होगा लाल रंग, दूसरा होगा और नारंगी रंग, और तीसरा होगा पीला रंग, और चौथा रंग होगा हरा, 5वां होगा आसमानी छठा होगा आसमानी, और 7वां होगा हमारा रंग कौन सा? बैंगनी। क्या होगा? बैंगनी। तो ये सूत्र हैं आपका। प्रिज्म से हम किसी भी लाइट को गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को, तो इसके 7 रंग विभक्त होना शुरू हो जाते हैं प्रिज्म के अंदर ही। यानी कि इसी वजह से निकलने के पश्चात ये 7 रंग हमें मोस्टली रूप से दूरबीन की सहायता से दिखाई देंगे। इसकी एक दूरबीन अलग से आती है जो बीएससी के अंदर आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, उसमें आपको देखने के लिए मुख्य रूप से मिलेगी। तो इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं कि वर्ण विक्षेपण के दौरान बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। क्या होता है? ये बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? बैंगनी रंग का। तथा इस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। क्या होता है? कि इसका अपवर्तनांक मान सर्वाधिक होगा। क्या होगा? सर्वाधिक। लास्ट में मैं आपको इसी की सारणी में आपको बताऊंगा अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य मान की सारणी। और यह रंग सबसे अधिक विचलित होता है। क्या होता है? ये सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? बैंगनी रंग। ये आपको रिक्त स्थान के अंदर पूछा जा सकता है कि प्रिज्म के अंदर सबसे अधिक विचलित रंग कौन सा है, तब आप लिखोगे बैंगनी रंग। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। क्या होता है? इसका तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक। इसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। क्या होगा? इसका अपवर्तनांक सबसे कम। और यह रंग सबसे कम विचलित होता है। ये रंग हमें आसानी से दिखाई देता है क्योंकि ये रंग सबसे कम क्या होता है? विचलित। सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तब हम लिखेंगे लाल रंग। और सबसे सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? लिखेंगे लाल रंग। और सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है त्रिभुज के अंदर? तब हम लिखेंगे लाल रंग। और तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा, क्या होगा? ये कम है, ये कम होता है, वह रंग उतना ही अधिक विचलित होता है। क्या होता है? उतना ही अधिक विचलित होता है। अर्थात विचलन होगा व्युत्क्रमानुपाती तरंगदैर्ध्य के। किसके? तरंगदैर्ध्य के। ये जो विचलन है वो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती हमें प्राप्त होगा। किसके प्राप्त होगा? व्युत्क्रमानुपाती। क्या आप देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो? यस सर, आप देख पा रहे हैं, हम और समझ पा रहे हैं। और ये रहा इसके पास सड़ी। और प्रिज्म में 7 रंग कौन कौन से हैं? हमें बताइए नाम उनके। कि प्रिज्म के आधार भाग से प्रिज्म के रंगों का रंग कैसे आता है? वी यानी बैंगनी रंग, और आई का अर्थ होता है आसमानी रंग। कौन सा रंग? आई का मतलब आसमानी रंग। बी का मतलब होता है नीला रंग, और जी का मतलब होता है हरा रंग, और वाई का रंग होता है पीला, और ओ का मतलब होता है नारंगी, और आर का मतलब होता है लाल। यानी कि वी आई जी वाई ओ आर, वी आई बी जी वाई ओ आर।
ये इसके 7 रंग याद रखने की ट्रिक मानो या एक शॉर्ट इनकी लिखित परिभाषा है। VIBGYOR, VIBGYOR, ये हो गए त्रिभुज के अंदर आने वाले 7 रंग यानी कि 7 कलर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कोणीय विपथन या विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे? कोणीय विपथन या विक्षेपण कि बैंगनी रंग के विचलन कोण तथा लाल रंग के विचलन कोण का अंतर क्या होगा? बैंगनी रंग के विचलन कोण तथा लाल रंग के विचलन कोण का अंतर ही क्या कहलाएगा? कोणीय विक्षेपण थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण थीटा हमारा कहलाता है। यानी कि इस चित्र में आपको मैं समझाता हूँ। ये जो चित्र हमने अभी देखा है, ये हो रहा है हमारा सबसे क्या है? कम। ये क्या है? बैंगनी रंग के विचलन कोण तथा लाल रंग के विचलन कोण का अंतर। ये कौन सा हो गया? बैंगनी रंग, और ये हो गया लाल रंग। इस लाल रंग और बैंगनी रंग का हमें मुख्य रूप से अंतर निकालना है सूत्र माध्यम से, सूत्र विधि से हमें इनका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालना शुरू करें। यस सर, अंतर निकालना आप शुरू करो। तो थीटा बराबर कोण डेल वी माइनस डेल आर, और हमने देखा था यहाँ पर डेल एम बराबर म्यू टू वन माइनस वन कोष्टक ए। ये सूत्र अभी हमने वर्ण विक्षेपण ज्ञात किया था, इसका सूत्र। और इसकी जगह पर डेल वी बराबर म्यू वी माइनस वन कोष्टक बंद और ए। डेल आर बराबर म्यू आर माइनस वन कोष्टक बंद ए। ये हमें प्राप्त हो गया और इसको हमें घटाना है मुख्य तरीके से। ठीक है सर जी। तो यहाँ पर थीटा का थीटा और डेल वी के स्थान पर आ जाएगा म्यू वी माइनस वन कोष्टक बंद ए माइनस डेल आर की जगह पर आ जाएगा सर जी कोष्टक म्यू आर माइनस वन कोष्टक बंद ए। आ गया? यस सर, आ गया। इसमें से हम सर देखते हैं कि ए को हम कॉमन ले सकते हैं। तो कोष्टक म्यू वी माइनस वन कोष्टक म्यू आर माइनस वन बड़ा वाला कोष्टक ए। क्या आ जाएगा? बड़ा वाला कोष्टक ए। तो इसको हम और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि म्यू वी माइनस वन, और इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो माइनस म्यू आर, इस माइनस को माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वन आ जाएगा और कोष्टक बंद गुणा ए। ठीक है सर जी। और एक से एक सर जी हम देखते हैं कट जाएगा। क्या कट जाएगा? कट जाएगा। और थीटा बराबर अब हमें प्राप्त होने वाला है कोष्टक म्यू वी माइनस म्यू आर कोष्टक बंद ए। और यही है हमारा क्या कि जो कोणीय विपतन था इस त्रिभुज के अंदर, जो लाल रंग और बैंगनी रंग के अंतर से प्राप्त हुआ है, वो ही है क्या? कोणीय विपतन बोल सकते हैं या विक्षेपण बोल सकते हैं, और कुछ भी इसका नामकरण हम बोल सकते हैं। ये क्या था? कोणीय विपतन। अब हम देखेंगे इसका विक्षेपण समता W। क्या देखेंगे? विक्षेपण समता W। तब हम देखते हैं कि प्रिज्म के कोणीय विक्षेपण थीटा, ये है थीटा दोस्तों। प्रिज्म के कोणीय विक्षेपण थीटा तथा माध्य रंग यानी कि बीच वाला रंग पीला, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? विक्षेपण समता W। क्या कहलाएगा? विक्षेपण समता W। यानी कि W हो जाएगा कोणीय विक्षेपण थीटा और माध्य रंग यानी कि पीले रंग का अनुपात। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले डेल वाई के स्थान पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि म्यू वाई माइनस वन कोष्टक बंद ए गुणा में, और थीटा के स्थान पर हमने अभी ज्ञात किया है कि कोष्टक बंद म्यू वी माइनस म्यू आर कोष्टक बंद ए। ठीक है सर जी। तो W बराबर कोष्टक म्यू वाई माइनस वन कोष्टक बंद गुणा ए बट्टे कोष्टक म्यू वी माइनस म्यू आर कोष्टक बंद गुणा ए।
अब हम देखते हैं यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, अंश में भी ए और हर में भी ए, तो ये ए और ये ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो इसका मान हमें प्राप्त होगा, यानी कि विक्षेपण क्षमता अब हमें क्या प्राप्त होने वाली है कि म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वी माइनस म्यू आर। ये इसका सूत्र हमें प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? इसका ये सूत्र प्राप्त हुआ है, और इस सूत्र को हम क्या और ये सूत्र अब हमें प्राप्त हुआ है, और इस सूत्र को हम क्या बोलने वाले हैं? और इस सूत्र को हम बोलेंगे विक्षेपण समता। क्या बोलेंगे? विक्षेपण समता। ये कौन सी हो गई समता हमारी? विक्षेपण समता हो गई। किस किस को ये बात समझ में आ गई? कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। अब हमारा है विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य एवं अपवर्तनांक। क्या है? तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक है हमारा। विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य एवं अपवर्तनांक मैंने आपको अभी समझाया था कि इन दोनों के वैल्यू मान अभी मैं आपको लास्ट में सारणी के रूप में लिखवाऊंगा। तो आप देखोगे कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो अब लिखोगे 396.9 नैनोमीटर। कितना होगा? नैनोमीटर में। और नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? 486.1। क्या हो जाएगा? 0.1। और पीले रंग का तरंग दैर्ध्य कितना प्राप्त होगा? 589.9। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? 656.3। क्या हो जाएगा? 656.3 नैनोमीटर। और इसी बैंगनी रंग का क्राउन काच कितना होगा? क्राउन काच यानी अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं, तो ये होगा हमारा 1.533। और इसी बैंगनी रंग का फ्लिप कांच कितना होगा? 1.663। और नीले रंग का क्राउन कांच होगा हमारा 1.523। और नीले रंग का फ्लिट कांच होगा 1.639। और पीले रंग का क्राउन कांच हमें प्राप्त होगा 1.517। और पीले रंग का फ्लिप्ड कांच हमें प्राप्त होगा 1.627। और लाल रंग का क्राउन कांच हमें प्राप्त होगा 1.515। और इसका लाल रंग का फ्लिट कांच हमें प्राप्त होगा 1.622। हमें ये प्राप्त होगा। क्या होगा? ये प्राप्त। और ये सारणी आपको याद करनी होगी, क्योंकि ये सारणी आपको याद होगी तब आपका इसका वर्ण विक्षेपण और वर्ण विपतन आसानी से ज्ञात कर पाओगे। क्या ज्ञात कर पाओगे? वर्ण विक्षेपण और वर्ण विपतन। तरंग दैर्ध्य, अपवर्तनांक यानी फ्लिप कांच और क्राउन कांच का मान आपको प्राप्त होगा या पता होगा। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और अभी के लिए थैंक्स यू स्टूडेंट्स। ऑलवेज हैप्पी। आप कहो तो वापस एक बार मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए रिवीज करवा देता हूँ।